हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस नए बेहतरीन वीडियो में। तो आज आपकी ये केमिस्ट्री की तीसरी वीडियो होने वाली है। यकीन बेच की ये तीसरी वीडियो होने वाली है। जिसने भी पहली और दूसरी वीडियो को नहीं देखा है, आप लोग उन वीडियो को देख के आइए। प्लेलिस्ट आपकी बन चुकी है यकीन बेच कक्षा 12 केमिस्ट्री रसायन विज्ञान। तो आज इसमें क्या सीखने वाले हैं, जो आपका पूरा का पूरा राउल्ट का नियम है, इसको पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं। और आपके आगे भी जो आपका क्या है अणुसंख्यक गुणधर्म है, उन पे भी इसी वीडियो में आपकी चर्चा होने वाली है। आपका 70% ये वाला सिलेबस है मात्र 2 वीडियो में, और तीसरा वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। चौथा और जो 5वां वीडियो आएगा, 5 वीडियो आपके बनेंगे, फिर ये आपका पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा। मात्र 5 ही वीडियो में आपका विलियन जो चैप्टर है पार्ट 1 है समाप्त हो जाएगा। और जो आपके न्यूमेरिकल होते हैं, न्यूमेरिकल आपके अलग सीरीज आपकी एक है ARS ऑल राउंड स्कूल सीरीज है, उसमें ये आपके न्यूमेरिकल समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल आप वहां से देख लीजिए, सूत्र आप यहाँ से देख लीजिए, थ्योरी आप यहाँ से देख लीजिए, समझ आप यहाँ से लीजिए। न्यूमेरिकल देखना है पार्ट बाय पार्ट, आपके न्यूमेरिकल हम वहां पे करवा देंगे। ठीक, तो आज क्या सीखने वाले हैं, जो हमने आपको कल के वीडियो में बताया था, क्या बताया था कि जो राउल्ट का नियम होता है, राउल्ट्स लॉ होता है, राउल्ट्स चाचा का नियम जो होता है, उन्हीं के नियम को पढ़ने वाले हैं कि उन्होंने क्या क्या बताया था। तो सबसे पहले यहाँ पे उनके नियम को पढ़ेंगे बहुत बढ़िया तरीके से, फिर हम अपने अंदाज में आपको इसको समझाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या है कि इस नियम के अनुसार किसी विलायक में आवासशील पदार्थ घोलने पर, मान लीजिए कोई विलायक का मतलब क्या है, जिसमें कोई चीज घोली जा सकती है। मतलब कि विलायक का मतलब ये है यहाँ पे कि उस विलायक को किसी विलयन में या किसी विलय को किसी विलायक में घोला जा सकता है, उसी को यहाँ पे बताया गया है। विलायक में आवासशील पदार्थ घोलने पर प्राप्त विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन विलय के मोल प्रभाज्य के बराबर होता है। ठीक, अभी आपके समझ में नहीं, अब हम बताएं। मान लीजिए कोई आपके सामने एक बर्तन है, भगोना रखा है, उसमें आपने पानी को रखा, उसमें आपने पानी को गर्म किया भगोने में, और उस भगोने में पानी को गर्म किया, उस पानी में आपने एक पत्थर या ईंट को डाल दिया। तो भैया जी, जब आपने ईंट को डाला है तो वो थोड़ी ना पानी के साथ उबलने लगेगी, वो सिर्फ आपकी गर्म होगी और उसमें कुछ होने का 1% चांस नहीं है, सिर्फ वो गर्म होगी। और उसके बाद लास्ट में आपके सामने निष्कर्ष क्या निकलेगा, जो आपके मोल प्रभाज्य होते हैं, मोल प्रभाज्य, जो अब इस सवाल हमने पिछले वीडियो में आपको कराया है, ARS सीरीज में भी हमने मोल प्रभाज्य आपको बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाया है, बताया है, सवाल भी लगाए हैं कि मोल प्रभाज्य क्या होता है, भार बटे अड़वार होता है, सब कुछ हमने आपको पढ़ा रखा है। तो मोल प्रभाज्य के बराबर होता है। तो इन्होंने सिर्फ इतना ही बताया था, और इन्होंने फिर उसके बाद 3 अपनी परिस्थितियों को भी दे दिया, उन इनकी परिस्थितियों को भी हम देख लेंगे। ठीक, फिर उसके बाद सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट आपको बता दें, फिर हम एक डिटेल भाई इनको पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, आपके सामने एक बीकर है, उस बीकर में जल है, जल आपका यहाँ पे भरा हुआ है। इसमें आपने 2 बाष्पशील, मतलब कि बाष्पशील का मतलब क्या है, कोई ऐसे आपने तत्व लिए हैं जिनको आप गर्म करेंगे तो उनसे भाप उत्पन्न होगी, उन्हीं को बोलते हैं बाष्पशील द्रव। ठीक, यहाँ पे 2 हमने लिए हैं, Pa और Pb, ये हमने इस भगोने में डाल दिए हैं, नीचे से गैस को लगा दिए हैं। ठीक, Pa और Pb क्या है भैया जी, बाष्पशील द्रव है। और जो बाष्पशील द्रव है, और ऊपर हमने इसको प्लेट से ढक दिया है इस भगोने को। जब ये गर्म होंगे, ये भैया जी उबलने लगेंगे, तो इनमें भाप उत्पन्न होगी। जब भाप उत्पन्न होगी तो भाप भैया जी ऊपर प्लेट पे दाब लगाएगी। जब वो भाप भैया जी प्लेट पे दाब लगाएगी तो कुल दाब को क्या बोलते हैं, ये आपका कुल दाब को ये बोलते हैं P बराबर Pa प्लस Pb। P आपका कुल दाब होता है। ठीक, ये आप लोगों ने समझ लिया। अगर अब कुछ बच्चे कहेंगे, अगर कोई शुद्ध पानी में गर्म करे तो वाष्प दाब बहुत जल्दी लगेगा। ठीक, अगर कोई भैया जी अशुद्ध पानी का मतलब है कि शुद्ध जल में नमक डाल दिया या चीनी डाल दिया, A to Z कोई भी तथ्य आपने डाल दिए हैं, तो कौन सा जो बीकर है उसमें आपका वाष्प दाब अधिक लगेगा
ए की अपेक्षा। मान लीजिए जो आपका ए वाला बीकर है, यहाँ पे हम इसको इसीलिए बना के लाए हैं कि ताकि आप इसको बहुत बढ़िया तरीके से समझ जाए। ये आपका बीकर है, इसमें ये आपका शुद्ध क्या है, इसमें आपका शुद्ध जल आपका है, शुद्ध जल है, शुद्ध जल। और यहाँ पे इसमें क्या है, यहाँ पे आपका जल भी है और प्लस में आपका नमक भी है, प्लस में इसमें नमक भी है। तो अब आपको यहाँ पे बताना है कि जो आपका ए वाला जो बीकर है, इसमें वाष्प दाब अधिक लगेगा कि इसमें वाष्प दाब बी वाले में अधिक लगेगा। तो हम आपको बताते हैं, ये हमने कल भी आपसे पूछा था। अगर कुछ नहीं जानते हैं तो आज हम आपको यहाँ पे बताते हैं कि अगर जब आप शुद्ध जल को गर्म करेंगे तो वो वाष्प दाब जल्दी लगाएगा, बहुत तेज लगाएगा। अगर जब आप किसी जल में, शुद्ध जल में किसी तत्व को डाल देते हैं तो उसमें क्या हो जाएगा, तो उसमें ए की अपेक्षा वाष्प दाब कम लगेगा। ए की अपेक्षा क्यों हमने बताया, क्योंकि ए जो है शुद्ध जल वाला है और बी क्या है, बी में भी जल भी है, नमक भी है। और जल है और नमक है तो इनके अणुओं के बीच आपका आकर्षण बल लगता है, प्रतिकर्षण बल नहीं लगता है, आकर्षण बल आपका लगता है, तभी ये आपका ऐसा का ऐसा हो जाएगा। और यहाँ पे भी कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ठीक, पूरा का पूरा यहाँ पे हो जाएगा। चलिए, इतना आप लोगों ने समझ लिया कि ये क्यों क्यों होता है, ये वाष्प दाब कम क्यों लगाता है बी वाला, क्योंकि इनके अणुओं के बीच आकर्षण बल लगने लगता है, ठीक। अब उसके बाद राउल्ट का नियम क्या है, इस नियम को आपको याद कर लेना है। ये सिंपल सा नियम है, पेपर में ये नहीं लिखना होता है, ये पूरा का पूरा 4 नंबर में आता है, पूरा छाप के आना है जैसा हमने छाप दिया है आज यहाँ पे। फिर उसके बाद कि जो आपका पी ए होता है, जो पी ए क्या है, ये आपका शुद्ध वाष्प दाब है, ये शुद्ध वाष्प दाब पी ए है। तो ये आपका अनुक्रमानुपाती होता है मोल प्रभाज्य के, तो ये आपका मोल प्रभाज्य के अनुक्रमानुपाती होता है। जब आप इस अनुक्रमानुपाती के साइन को हटाएंगे, बराबर लगाएंगे, तो ये आपका पी नोट बी हो जाएगा, पी नोट ए और गुणे में आपका एक्स हो जाएगा। ये आपको याद करने वाली चीज है। फिर उसके बाद पी बी एप्सिलॉन नोट एक्स बी हो जाएगा, एक्स बी आपका मोल प्रभाज्य है, तो पी बी बराबर पी नोट बी गुणे में एक्स बी, ये आपका भी मोल प्रभाज्य। उसके बाद शुद्ध अवस्थाओं पर वाष्प दाब, ये आपका शुद्ध अवस्थाओं पर ये आपका वाष्प दाब लगता है, शुद्ध अवस्थाओं पर ये आपका वाष्प दाब लगता है। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब उसके बाद हम बात करने वाले हैं कि राउल्ट के नियम की परिस्थितियां क्या है। तो इनकी परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए धारा 144 को लगाते हुए सावधान तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे कि राउल्ट के नियम की परिस्थितियां क्या है। आपने 3 बीकरों को लिया है, 3 भगोनों को लिया है, उन भगोनों में 3 तरह के वाष्पशील पदार्थ आपने डाले हैं। जो आपका पहला वाला भगोना है उसमें आपने 2 वाष्पशील पदार्थ डालने होते हैं, उन दोनों को ही आपने वाष्पशील पदार्थ डाला है, मतलब कि ए वाला भी आपका वाष्पशील पदार्थ है, बी वाला भी आपका वाष्पशील पदार्थ है। तो इनमें कुल दाब कैसे लगेगा, तो इनमें कुल दाब P बराबर पी ए प्लस पी बी लगेगा। तो परिस्थिति नंबर आपकी ए आपने समझ ली है, अगर नहीं समझ पाए हैं तो अभी हम आपको फुल बता देंगे, टेंशन लेने की बात नहीं, ठीक। दूसरे में क्या है, दूसरे में आपका जो दूसरा भगोना है उसमें आपने दिमाग लगाया कि दिमाग क्या लगाया कि जो आपका पहला वाले में आपने दोनों वाष्पशील डाले थे, अब दूसरे वाले में आपने क्या किया कि जो आपका पहला एक तत्व होता है उसको आपने अवाष्पशील कर दिया और दूसरे वाले को आपने वाष्पशील कर दिया। तो इसमें कुल दाब कैसा लगेगा, तो इसमें कुल दाब P बराबर पी बी लगेगा, ठीक। तो इसके बाद आपने तीसरा जो भगोना था, तीसरे भगोने में क्या कहा कि चलिए अच्छा दोनों न डाल दिया अवाष्पशील पदार्थ, अवाष्पशील द्रव, तो क्या होगा, तो P बराबर आपका जो जब है जी दोनों ईंटें ही डाल देंगे कुछ होगा ही नहीं, गर्म नहीं होंगे तो भाप कैसे बनेगी, जब भाप नहीं बनेंगे तो भैया जी उस प्लेट पे दाब कैसे लगेगा, क्योंकि ये प्लेट पे दाब आपका भाप के ही कारण लगता है, तभी ये पढ़ना जरूरी था। अब परिस्थिति नंबर जो आपकी कंडीशन नंबर तीसरी है, इस पे चर्चा नहीं होगी क्योंकि ये आपकी किताब में भी नहीं है, एनसीईआरटी में भी नहीं है, वेबसाइट पे भी नहीं है। तो अब यहाँ पे चर्चा फिर किस पे होगी,
जो आपका ये एक नंबर वाली 2 नंबर वाले इन पे मात्र इधर चर्चा होगी, और तीसरी वाली तो आपकी पूरी की पूरी जीरो है। जो जीरो है उसका कोई भी हीरो नहीं होता, ठीक। तो परिस्थिति नंबर आपकी एक क्या कहती है, हमने बहुत बढ़िया तरीके से आपके लिए लिख के लाए हैं, देख लीजिए। ओके, अब देखिए तो यहाँ पे क्या है, जब कोई वाष्पशील पदार्थ ए को वाष्पशील द्रव बी में मिलाया जाता है, मतलब कि जब कोई वाष्पशील पदार्थ, मान लीजिए आपके सामने वाष्पशील पदार्थ ए है, उसको आपने वाष्पशील पदार्थ बी में मिलाया जाता है, तो P बराबर पी ए प्लस पी बी निकलता है। फिर पी ए बराबर आपका यहाँ पे क्या होता है, पी ए बराबर पी नोट ए प्लस में आपका ए हो जाएगा। फिर पी बी बराबर आपका पी नोट बी प्लस में बी हो जाएगा। और कुल संपूर्ण सूत्र कैसे निकल के आएगा, तो भैया जी पर स्थिति नंबर ए का आपका संपूर्ण सूत्र ये वाला आपका लिखा है, पी बराबर पी नोट ए, फिर आपका पी नोट ए प्लस में ए प्लस पी नोट बी प्लस में बी। ये आपका पूरा का पूरा सूत्र है। पर स्थिति नंबर एक का क्या सूत्र है, पी बराबर पी नोट ए प्लस पी नोट बी प्लस बी। ये आपका पर स्थिति नंबर एक का सूत्र है। अब कंडीशन नंबर दूसरी पर स्थिति नंबर दूसरी का थ्योरी क्या है उसको भी पढ़ लीजिए तो मजा आ जाएगा। चलिए देख लीजिए यहाँ पे, तो परिस्थिति नंबर 2 क्या है, जब कोई अवाष्पशील पदार्थ को वाष्पशील पदार्थ में मिलाया जाता है, तो कुल वाष्प दाब P बराबर PB लगता है। तो P बराबर PB आपका क्या हो जाएगा, तो P बराबर PB आपका होता है, तो PB बराबर PB बराबर क्या हो जाएगा, P नोट V एक्स बी यहाँ पे हमने कैसे लिख दिया है, तो इस एक्स बी पे हम चर्चा अभी कर रहे थे कल। आपने मोल प्रभाज्य का योग पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, मोल प्रभाज्य का आपने कल ये योग पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, पढ़ा था। चलिए पढ़ा था, तो ये आपका क्या होता है, तो ये आपका एक्स बी अगर आपको निकालना है, एक्स बी निकालना है, तो ये आपका एक्स बी बराबर 1 माइनस एक्स ए। ये हमने सिर्फ यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर दिया और हमने कुछ नहीं किया। समझाने के लिए दिमाग हो तो शेर की तरह हो, फिर हो ही ना। ये पूरा समझ गए। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना होगा, इसकी गुणा इसमें करेंगे, इस गुणा आपको इसमें, और आपको निकालना क्या होता है, एक्स ए निकालना होता है, ठीक। एक्स ए, तो एक्स ए बराबर पी नोट बी माइनस पी बटे में पी नोट बी। ये आप लोग भैया जी पूरे का स्क्रीनशॉट मान लीजिए, पूरे का उधर मान लीजिए पूरा, फिर ये आपका इधर दिख नहीं रहा है, इधर मान लीजिए पूरा, ठीक हो जाएगा पूरा न पूरा हो गया। चलिए अब आगे बात करने वाले हैं कि जो आपके अणुसंख्यक गुणधर्म होते हैं उन पे बात करने वाले हैं कि भैया जी वाष्पन क्या होता है, मोललता क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या होता है, हिमांक में अवनमन क्या होता है, इन सभी पे बात करेंगे। चलिए पहले आइए इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए। तो अब देख लीजिए कि राउल्ट के नियम की कुछ सीमाएं हैं, उन सीमाओं को भी मद्देनजर रखते हुए आपको आगे बहुत बढ़िया तरीके से बताएंगे, एक भी नंबर आपका कटने नहीं देंगे यहाँ से। तो क्या हो जाएगा, ये तो सबसे पहले आपके सामने यहाँ पे सीमाएं हमने लिख ली हैं कि राउल्ट के नियम की सीमाएं, लिमिट्स क्या क्या है। हमने 4 1 2 3 4 लिमिट्स को हमने लिखा है बहुत बढ़िया तरीके से। तो यहाँ पे देख लीजिए, यह टन बिलियन पर लागू होता है। टन बिलियन का मतलब क्या होता है, जो फीका होता है वही आपका टन होता है, सांद्र आपका गाढ़ा होता है। तो यह फीके बिलियन पर लागू होता है, ठीक, अच्छी बात है। फिर उसके बाद यह विद्युत अपघट्य पदार्थ के बिलियन पर लागू होता है। जो विद्युत अपघट्य विद्युत को अपघट्य कर लेते हैं उन पे यह लागू होता है। फिर उसके बाद यह अवाष्पशील पदार्थ पर लागू होता है, मतलब कि यह किस पे लागू होगा, जो आपके अवाष्पशील पदार्थ होंगे। अवाष्पशील पदार्थ का क्या मतलब है, जो गर्म करने पर भाप ना बनाए, भाप को प्रकट ना करें, इसमें ताप स्थिर होना चाहिए। ये आपकी कुछ सीमाएं हैं, लिमिट्स हैं, जिनको आपको याद कर लेना है, समझ लेना है, दिमाग में डाउनलोड कर लेना है। फिर उसके बाद अब मेन मुद्दा क्या था हमारा, अणुसंख्यक गुणधर्म। अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होता है, विलयन का वह गुण जो घोले गए पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है। क्या होता है कि भैया जी विलयन का वह गुण जो घोले गए पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है, अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाता है। तो महत्वपूर्ण अणुसंख्यक गुणधर्म कौन कौन से हैं आपके होते हैं, सबसे पहले आपका होता है, यहाँ पे हमने लिखा है कम से कम आपके 4 हैं।
4 अणुसंख्यक गुणधर्म है। इन चारों के हमने आपके लिए आगे वाली स्लाइड में बहुत बढ़िया तरीके से डिटेल वाइज तरीके से फार्मूले बता दिए हैं और फार्मूले में यूज किए गए शब्दों को भी क्या क्या कहते हैं वो भी हमने आपके लिए ला दिया है। सबसे पहले देखेंगे वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन। अवनमन का मतलब क्या होता है? घटना, अघटना। अवनमन का मतलब क्या होता है? घटना। वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन तो क्या हो जाएगा? तो ये आपका एक्स ए बराबर पी नोट बी माइनस पी बटे में पी नोट बी, ये आपका हो जाएगा वाष्प दाब में अवनमन का फॉर्मूला क्या है? तो एक्स ए बराबर पी नोट बी माइनस पी बटे में पी नोट बी, ये आपका किसका फार्मूला है? वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन का फॉर्मूला क्या है? एक्स ए बराबर पी नोट बी माइनस पी बटे में पी नोट वी, ये आपका फार्मूला है, इसको आपको याद करना है। तो एक्स ए इसमें क्या है आपका? एक्स ए आपका भैया जी मोल प्रभाज्य है और पी नोट बी आपका क्या है? शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। पी नोट बी आपका क्या है? शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब और पी बराबर आपका क्या है कि विलयन का कुल वाष्प दाब। तो विलयन का कुल वाष्प दाब हमने यहाँ पे पी से लिखा है और मोल प्रभाज्य आपका एक्स ए होता है, ये सबको पता है। चलिए, और वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन में फार्मूले हमने आपको यहाँ पे एक ही फार्मूला है बता दिया है। सवाल करना है तो ऑल अराउंड स्कूल सीरीज है, वहां पे बहुत शानदार तरीके से कराने वाले हैं। ठीक, तो अब देखेंगे क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन क्या है? क्वथनांक में उन्नयन बराबर हो जाता है विलयन का क्वथनांक माइनस विलयन का क्वथनांक माइनस आपका विलायक का क्वथनांक। तो भैया जी क्वथनांक में उन्नयन कहोगा तो क्वथनांक में उन्नयन बराबर विलयन का क्वथनांक माइनस विलायक का क्वथनांक। तो आपका क्वथनांक में उन्नयन को किससे प्रदर्शित करते हैं कि किससे दर्शाते हैं? तो डेल्टा टीबी बराबर हो जाता है विलयन का क्वथनांक को किससे दर्शाते हैं? तो टी वी। डेल्टा टीबी ये आपका क्वथनांक में उन्नयन हो गया। अब विलयन का क्वथनांक हो जाए तो आपका टीबी हो जाता है और विलायक का क्वथनांक हो जाए तो टी नोट बी हो जाता है, ये आपको याद करना है। उसके बाद क्वथनांक में उन्नयन का मेन फार्मूला क्या है? तो मेन फार्मूला आपका डेल्टा टीबी बराबर के वी मोललता। मोललता आपके लीटर में होती है कि किलोग्राम में, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर नहीं पता है तो कल के वीडियो में हमने ये बहुत जानदार तरीके से आपको वहां पे पढ़ा रखा है, बता रखा है, ट्रिक भी हमने आपको बताई है। तो क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टीवी विलयन की मोललता का सीधा समानुपाती होता है। ये आपको दिख नहीं रहा होगा तो ये आपको अब पूरा दिखेगा। ठीक, तो ये अब देख लीजिए क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टीवी। क्वथनांक में उन्नयन का होता है डेल्टा टीवी होता है। चलिए, ये आपका डेल्टा टीवी किया होता है क्वथनांक में उन्नयन विलयन की मोललता का सीधा समानुपाती होता है। तो हमने लिख दिया है डेल्टा टीवी सीधा समानुपाती है किसके? मोललता के। तो मोललता बराबर, अब इस सीधा समानुपाती का इस साइन को हम हटाएंगे, बराबर लगाएंगे तो आपका के भी आपका एडवांस में कहेंगे बाबूजी हमको भी ले लो, तो बाबूजी आइए ना, आप भी आइए ना, आ गए। तो उसके बाद डेल्टा टीबी बराबर केवी इंटू मोललता का फॉर्मूला सभी को पता है, डब्ल्यू ए गुणा होता है WA गुणा 1000 बटे में MA गुणे में WB। WA क्या है? ये भार है, WB आपका भार है, MA आपका मास है और 1000 तो आपका है ही। इनका मोललता का मात्रा क्या होता है? मोल प्रति किलोग्राम। ठीक, तो केबी बराबर मोललता उन्नयन स्थिरांक है। तो जो आपका केबी क्या है? केबी आपका क्या है भैया जी? मोललता उन्नयन स्थिरांक है। तो के वी का जल के लिए क्या मान होता है? ये आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। तो जल के लिए के बी का मान होता है 0.52 ये जल के लिए मान होता है। पूरे का स्क्रीनशॉट मान लीजिए, इधर भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सब कुछ आप ही के लिए, सब कुछ आप ही के लिए, आप ही के लिए, आप ही के लिए, आप ही के लिए। ठीक, तो पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट मान लिए हैं। अब हम दो आपकी और बचे हैं, फिर उनको भी बताएंगे, फिर नई वीडियो पे आपसे मुलाकात करेंगे। चलिए उनको भी देख लेते हैं। हाँ, तो अब देख लीजिए, अब आपके लिए हम लेके आए हैं कि हिमांक का अवनमन। अवनमन का मतलब हमने आपको अभी बताया था, तुरंत जस्ट करते बताया था कि अवनमन का मतलब क्या होता है? घटाना।
तो घटाना तो सभी लोग जानते होंगे। तो अब देख लीजिए कि हिमांक का अवनमन क्या होता है। किसी विलय को विलायक में मिलाने पर जो हिमांक का मान कम होता है, हिमांक कम होता है ना, हिमांक का मतलब क्या होता है, बर्फ, बर्फ आपका हिमांक होता है। हिमांक कैसे नाम पड़ा, जो आपका हिमालय है वहां से इसका हिमांक नाम पड़ गया। मतलब कि किसी को, मान लीजिए आपके पास बर्फ का टुकड़ा है, उस बर्फ के टुकड़े में आपने नमक को मिलाया है, तो हिमांक जो आपका बर्फ का टुकड़ा होगा 1 घंटे में आपका पिघलने वाला है, बर्फ को, बर्फ में आपने नमक को मिला दिया है, जो 1 घंटे में आपका बर्फ का टुकड़ा पिघलने वाला था ना, वो तुरंत ही पिघल जाएगा कि छोड़ दीजिए, तो वो आपका हो जाएगा वहीं पे। तो वही आपका हिमांक का मान कम हो जाता है, उसी को आप बोलते हैं क्या, हिमांक का अवनमन। अवनमन का मतलब क्या है कि घटना। तो आप देख लेंगे कि उसे हिमांक का अवनमन कहा जाता है। तो इसको कैसे याद करेंगे, किसी विलय को विलायक में मिलाने पर जो हिमांक का मान कम होता है उसे हिमांक का अवनमन कहते हैं। ठीक, उसके बाद दूसरे क्या, इसे किससे लिखते हैं, इसे भैया जी डेल्टा टी एफ बराबर में होता है डेल्टा टी, टी नॉट एफ माइनस टी एफ, टी नॉट एफ माइनस टी एफ। और ये सब क्या है, ये आपका भैया जी विलयन है, ये आपका विलायक है, ये आपका विलयन है। टी एफ आपका विलेन है और टी नॉट एफ आपका विलायक है। समझ में आ गई पूरी बात। और डेल्टा टी एफ क्या है, ये आपका हिमांक का अवनमन है, ये आप लोगों ने समझ लिया होगा। तो उसके बाद क्या है, हिमांक का अवनमन डेल्टा टी एफ मोललता का सीधा क्या होता है, सीधा समानुपाती होता है, सीधा समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। चलिए ठीक है, तो अब लिखेंगे डेल्टा टी एफ क्या होता है, सीधा समानुपाती होता है किसके, मोललता के। तो भैया जी यहाँ पे इस समानुपाती के साइन को हटाना है, संकेत को हटाना है और आपको बराबर करना है, तो आपको यहाँ पे के एफ लाना पड़ेगा। के एफ गुणे में आपकी हो जाएगी मोललता, हो जाएगा पूरा इतना। आपको सिर्फ इनका डेरिवेशन करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, क्योंकि जो कक्षा बोर्ड कक्षा 12 का जो केमिस्ट्री का पेपर आता है फिजिक्स का, इसमें आपको डेरिवेशन नहीं पूछा जाता है, सिर्फ आपको सूत्र पे सवाल लगाना होता है। फिजिक्स में आपके डेरिवेशन पूछे जाते हैं, वहां हम आपको डेरिवेशन कराते आ रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ सूत्र को हमने लिख दिया है। ठीक, तो डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू में मोललता हो जाएगी। फिर उसके बाद के एफ मोलल अवनमन स्थिरांक है, जो के एफ है ये आपका क्या है, मोलल अवनमन स्थिरांक है, ये भी आपको पता चल गई बात। फिर उसके बाद है कि जल के लिए के एफ का मान कितना होता है, तो 1.86 कैलोरी, 1.86 कैलोरी ये जल के लिए मान होता है, किसका, के एफ का, मोलल अवनमन स्थिरांक का। फिर उसके बाद हम बात करने वाले हैं कि जो आपका परासरण होता है, ये आपका परासरण क्या है। चलिए सबसे पहले हम ये आपको पढ़ के समझ देते हैं कि परासरण क्या है। तो परासरण तनु विलयन में विलायक के कणों का, तनु विलयन में विलायक के कणों का अर्ध पारगम्य परत से होकर सांद्र विलयन में जाना परासरण कहलाता है। फिगर के मदद से आप यहाँ पे इसको बहुत बढ़िया तरीके से समझ सकते हैं कि ये आपके सामने एक चित्र है, एक पूरी का पूरा मशीन है, इसमें ये आपकी क्रॉस बाई लाइन है, ये आपकी क्रॉस बाई लाइन, ये आपके एसपीएम का क्या मतलब है, अर्ध परगम्य परत, अर्ध परगम्य परत, अर्ध परगम्य परत एसपीएम। ठीक, अर्ध परगम्य परत है एसपीएम आपकी। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, ये आपका इधर वाला जो है, इधर वाला ये आपका तनु, तनु का हमने मतलब क्या बताया था, जो आपका तनु होता है ये आपका फीका होता है, पतला होता है। ठीक, फिर उसके बाद सांद्र क्या होता है, ये आपका विलयन, सांद्र होता है गाढ़ा, सांद्र आपका होता है गाढ़ा, और तनु आपका होता है फीका, सांद्र आपका होता है गाढ़ा। और एसपीएम इनमें ये आपकी एक पाइप नहीं, ये आपकी एक परत लगी है, इन्हीं को ये इधर से तनु को गाढ़ा बनाती है सांद्र में। ठीक, ये आपकी परासरण होती है। अब हम जब परासरण दाब को पढ़ेंगे तभी आपको परासरण पूरा समझ में आएगा। तो परासरण दाब क्या होता है कि वह दाब जो परासरण क्रिया को रोकता है, परासरण दाब कहलाता है। मतलब कि जो तनु है उनको सांद्र में आने नहीं देगा, तनु को सांद्र में आने नहीं देगा, उसको आप क्या बोलते हैं, परासरण दाब बोलते हैं। परासरण दाब क्या होता है, जो क्रिया परासरण
को नहीं होने देती है उसे आप लोग क्या बोलते हैं, परासरण दाब बोलते हैं। कैसे ये क्रिया नहीं होने देती है, यहाँ पे जब ऊपर इसमें हम एक पाइप को लगा देते हैं, पाइप को नहीं एक प्रेशर को लगा देते हैं, जो आपकी पंप होती है पंप को लगा देते हैं, ये आपका हैंडल है, इसको जब दाबेंगे और भैया जी ये इधर से आ रहे थे, ये तनु भैया जी सांद्र में आ रहे थे, अब इनके ऊपर पाइप हवा ऊपर से पड़ रही, इनको ऊपर से दाबा जा रहा है और ये इधर से जा रहे हैं, इनकी स्पीड कम है और जो दाबा जा रहा है इसकी स्पीड ज्यादा है, इसकी स्पीड ज्यादा है, इनकी स्पीड कम है, तो ज्यादा स्पीड होगी तो इनमें भैया जी दाब भी बहुत अधिक गति के साथ नीचे आएगा, जब अधिक गति के साथ नीचे आएगा तो इधर मारेगा, इनकी स्पीड कम है, जब एकदम किसी को ठुक्कर मारते हैं और जो ज्यादा तेज होता है वो भैया जी क्या होता है, जो ज्यादा तेज होगा कम्बाले को फेंक देगा फटाक से, अगर कम्बाला कम ताकतवर है तो, नहीं तो अगर कहेंगे कि मोटरसाइकिल वाला ट्रक में मारे तो क्या ट्रक पीछे जाएगी, ट्रक पीछे नहीं जाएगी क्योंकि वो भैया जी उससे बड़ी है। अगर हाँ कोई ट्रक वाला, अगर कोई मोटरसाइकिल वाला जीप के टक्कर मार दे तो भी वो पीछे जाएगा, अगर कोई साइकिल वाला मोटरसाइकिल के टक्कर मार दे तो कौन जाएगा, साइकिल वाला, क्योंकि वो कमजोर है। उसी प्रकार यहाँ पे ये आपको जाएगा, तो एसपीएम का मतलब क्या है, अर्ध परिगम्य परत, ठीक, ये आपकी क्रिया यहाँ पे नहीं दी क्योंकि भैया जी यहाँ पे प्रेशर को दबा दिए हैं, प्रेशर को लगा दिए तभी, फिर उसके बाद आपने ये समझ लिया है। उसके बाद उत्क्रम परासरण क्या होता है, उत्क्रम परासरण आप लोगों ने सभी के यहाँ तो नहीं होगा लगा, लेकिन सभी ने इसका पानी जरूर पिया होगा। यहाँ पे आरओ का पानी सभी ने पिया है, अगर नहीं पिया है तो बहुत गलत बात है क्योंकि शादी ब्याह बारात में ये सभी लोगों को मिलता है पीने को, उत्क्रम परासरण आरओ इसको हम बोलते हैं। तो भैया जी जो आपका आरओ का पानी होता है साफ, वो भी इसमें केमिस्ट्री यूज करते हैं। अच्छा ऐसी बात है आपको नहीं पता थी, लेकिन आज आपको ये भी पता चल गई बात। तो अब आप लोग बोलेंगे कि यहाँ पे ये पानी को साफ कैसे करें, जो आपका सांद्र वाला होता है, सांद्र वाला पानी, सांद्र वाला मतलब क्या है, इसमें बहुत सब कुछ मिला होता है, सांद्र विलयन इसको हमने यहाँ पे लिखा है, तो सांद्र विलयन होगा, इसमें ये आपका अशुद्ध जल भी होते हैं। जब हम इसमें ऊपर से दाब लगाएंगे परासरण दाब से ज्यादा, यहाँ पे लिखा है दाब आपका ज्यादा लगेगा परासरण दाब से, और इधर तन विलयन में ये आपका शुद्ध जल निकालने का सिस्टम लगा देंगे, शुद्ध जल निकालने का सिस्टम लगा देंगे, तो ये आपका ये शुद्ध जल इधर से निकलेगा एसपीएम, और ये इस परत को जरूर लगाना है, अर्ध परिगम्य परत को आपको जरूर लगाना है, यही परत आपकी काम करती है, तो इसको आपको नहीं भूलना है, ठीक। तो उसके बाद हम देख लेंगे कि अब इसकी हेडिंग क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसकी डिफाइंड क्या है। तो उत्क्रम परासरण की क्या परिभाषा है, तो यहाँ पे हमने लिख दी है आपके लिए परिभाषा को, परासरण दाब से अधिक दाब लगाने पर, कि परासरण दाब से अधिक दाब लगाने पर विलायक के कण सांद्र विलयन से तन विलयन की ओर जाते हैं, लेकिन सांद्र विलयन के जो कण हैं, अणु हैं, वो तन विलयन की ओर जाते हैं, उसे हम लोग क्या क्या बोलते हैं, उत्क्रम परासरण आरो वाटर, ठीक। और उदाहरण आपको क्या लिख के आना है परीक्षा में, जल को शुद्ध करना, जल का शुद्धिकरण, यही से आपका होता है उत्क्रम परासरण से। अब हम आपके लिए एक फार्मूला भी आपके लिए हम लेके आए हैं, सबसे पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना स्क्रीनशॉट चलिए, ये आपको यहाँ पे यम है, ये आपका डब्ल्यू है, आप ठीक है पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक हो गया। फिर परासरण दाब के लिए सूत्र, परासरण आपका जो दाब होता है इसके लिए सूत्र क्या है, चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए कि परासरण दाब के लिए सूत्र क्या होता है, PV/NRT, PV/NRT, V आपका आयतन है, P आपका परासरण दाब है, N आपका मोल है, मोल बराबर आपका भार बटे अणुभार होता है, तो इसको भार को W से लिखते हैं, अणुभार को आप यम से लिखते हैं, ठीक। आर क्या है, आर आपका स्थिरांक है, इसका मान आपका क्या होता है 0.0821, 0.0821 ये आपका मान होता है, मतलब कि 0.0821। आपको पॉइंट के बाद संख्या एक एक ही पढ़नी चाहिए, ये तो सभी को पता होगा कि पॉइंट के बाद आपको संख्या एक एक ही पढ़नी चाहिए, हमेशा दो कभी नहीं पढ़ेंगे पॉइंट के बाद। और टी क्या है, टी आपका टेम्परेचर है, और वो भी हमेशा किसमें होगा, केल्विन में।
अब आप लोगों ने यहाँ तक समझ लिया है, आपका 90% जो चैप्टर है समाप्त हो गया है, मात्र 1% बचा है, वो भी हम आज ही के इसी वीडियो में समाप्त कर देंगे। चलिए फिर अब देखते हैं अगले स्लाइड में क्या होने वाला है। इसमें हम आपको पढ़ाने वाले हैं समपरासरणी, न्यून परासरणी व अति परासरणी विलयन। चलिए इन्हीं को पढ़ाएंगे बहुत बढ़िया तरीके से। आइए देख, तो अब देख लीजिए मात्र 10% चैप्टर आपका बचा है और इसके बाद आपका चैप्टर 2 जो आपका विद्युत रसायन है वो शुरू होने वाला है, तो सभी लोग खुश हो जाइए। तो अब देखेंगे कि यहाँ पे समपरासरी, समपरासरी, न्यून परासरी, अति परासरी विलयन क्या क्या होते हैं, इन पे अब चर्चा करने वाले हैं। तो 2-3 मिनट इन पे चर्चा होगी, बस आपका मात्र 10 मिनट के अंदर अंदर ये वीडियो आपका समाप्त हो जाएगा, लेसन भी आपका समाप्त हो जाएगा। तो देखेंगे कि सबसे पहले समपरासरी। समपरासरी का मतलब आपको नाम से ही पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि इसमें सब कुछ समान होगा। समपरासरी का मतलब यह है कि इसमें भैया जी समान होगा, इसमें आपका समान होगा। समपरासरणी में जो आपका बीकर दिया होगा, बर्तन दिया होगा, इसमें जो आपका द्रव भरा होगा वो आपका द्रव समान होगा, तो इसमें समपरासरणी में दाब भी आपका परासरण दाब भी समान होगा। हाँ ये भी बात सही है, तो ये बात सही है, तो इसी बात को आपको यहाँ पे लिखना है। तो लिखेंगे ये आपका जो पहला वाला बीकर है, बीकर नंबर ए, इसका नाम हमने ए रखा है, ये आपका समपरासरी, समपरासरी है, समपरासरी है। क्यों है? क्योंकि भैया जी इसमें परासरण दाब आपका बराबर है। क्यों इसमें? क्योंकि ये जो आपकी ये डार्क वाली लाइन दिख रही है, ये आपके डार्क वाली लाइन, ये आपकी, इसमें ये इस लाइन को क्या बोलते हैं? अर्ध परिगम्य परत। ये आपकी अर्ध परिगम्य परत है, इधर भी आपका द्रव्य बराबर है, इधर भी आपका द्रव्य बराबर है, तभी ये आपका समपरासरणी हुआ। अब इसमें क्या है? बीकर नंबर 2 में इसमें क्या है? इसमें भैया जी एक बीकर जो आपका है ऊपर कतई, मतलब कि ये आपकी ये डार्क वाली लाइन जो है, ये आपकी ये वाली आपकी SPM है। SPM का मतलब क्या है कि अर्ध परागम्य परत, अर्ध परागम्य परत। तो जो आपका यहाँ तक एक जल भरा है, एक यहाँ तक आपका द्रव भरा है, जल बोले या द्रव बोले बात बराबर ही है, ठीक। दो ये आपका ये वाला क्या हो गया, ये आपके भैया जी इसमें कम है और इसमें ये आपकी ज्यादा है, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, इसको बोलेंगे अति परासरणी। तो क्या बोलेंगे इसको? अति परासरी, अति परासरी इसको बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? न्यून परासरी, न्यून परासरी, ठीक, इनको न्यून परासरी हम बोलेंगे। और इसमें आपका क्या होगा? इसमें जो आपका परासरण दाब होगा अधिक, लिखेंगे यहाँ पे क्या होगा? अधिक, अधिक परासरण दाब, परासरण दाब आपका इसमें लगेगा, अधिक परासरण दाब आपका लगेगा। और इसमें क्या होगा? इसमें इस दो वाले में इसमें क्या होगा? कम परासरण दाब, कम परासरण दाब। परासरण दाब क्या है? जो परासरण क्रिया को रोकता है वही आपका परासरण दाब होता है, ठीक। अब हम एक यहाँ पे नियम है या कानून या ये आपका लॉ है, इस पे बात करेंगे। यहाँ पे क्या है? वांट हाफ गुणांक क्या है? ये आपका 2 नंबर में परीक्षा में सन 2000 जो आपकी 22 की परीक्षा हुई थी, वहां ये पूछा गया था, वांट हाफ गुणांक से क्या आशय है, क्या तात्पर्य है, किसे है, क्या है, ठीक, ये आपका है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है कि जब कोई विलय पदार्थ विलयन में वियोजित या संयोजित होता है, तो उसे, जब कोई विलय पदार्थ विलयन में वियोजित हो जाए या संयोजित हो जाए, तो उसे वांट हाफ गुणांक आई का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका आई का प्रयोग किया जाता है, ये आप लोगों ने बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ रखा है, समझ रखा है, और किताब में इसकी भाषा बहुत है हार्ड ये आपकी दी गई है, बहुत हार्ड आपको भाषा दी गई है, ठीक, बहुत हार्ड, तो बहुत हार्ड है। चलिए कोई बात नहीं है। तो अब देख लेंगे कि वियोजन के लिए इसके लिए आई का मान क्या होता है और संयोजन के लिए इसके आई का मान क्या होता है। तो भैया जी इसके वियोजन के लिए आई का मान भैया जी 1 से बड़ा होता है, संयोजन के लिए आई का मान 1 से छोटा होता है, ठीक, ये आप लोगों ने सोच लिया।
अब कहेंगे कि ना ही संयोजन है और ना ही वियोजन हो, तो आपका क्या होता है, तो आई का मान आपका एक ही रहता है। ये आप लोग सवालों में ARS सीरीज ऑल राउंड स्कूल सीरीज में सीखेंगे। ठीक, तो उसके बाद हमने यहाँ पे बांट, हाफ, गुणांक व गुण संख्यक गुणधर्म, अगुण अणुसंख्यक गुणधर्म में संबंध, अणुसंख्यक गुणधर्म में संबंध, शुद्ध अंतःकरण। ठीक, वांट, हाफ, गुणांक व अणुसंख्यक गुणधर्म में संबंध यहाँ पे हमने प्रस्तुत किया है, मात्र बहुत कम ही लाइनों में। यहाँ पे क्या है, जब पदार्थ का संयोजन या वियोजन होना चाहिए, मतलब कि या तो पदार्थ का संयोजन हो या तो पदार्थ का वियोजन हो। ठीक, सबसे पहले पहला आपका संबंध हमने लिखा है वाष्प दाब में कमी। वाष्प दाब में कमी क्या होगी, तो आपका हमने लिखा है P नोट बी माइनस पी बटे में P नोट बी बराबर में आई आपका क्या है, वांट, हाफ, गुणांक है, और एक्स ए क्या है, एक्स ए आपका मोल प्रभाज्य। ठीक, तो ये आप लोगों ने समझ लिया। फिर दूसरे क्या है, ये समझने की बातें नहीं, आपको याद करने की बातें। ठीक, फिर यहाँ पे दूसरा क्या है, क्वथनांक में उन्नयन, तो आपको क्वथनांक डेल्टा टीवी बराबर आई के वी एम, एम आपका यहाँ पे मास है, द्रव्यमान है। उसके बाद हिमांक में अवनमन का मतलब क्या होता है, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो हिमांक में अवनमन, तो डेल्टा टी एफ बराबर आई के एफ एम, ये आपका इनमें ये बराबर है, मात्र तनिक ही अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है। फिर चौथा क्या है, पीबी आई एनआरटी, पीबी एनआरटी था परासरण दाब का सूत्र, पीबी एनआरटी था, लेकिन यहाँ पे भैया जी बांट हाफ गुणांक हो गया, तो बांट हाफ गुणांक आपका आई से प्रदर्शित किया जाता है, तो हमने आई एनआरटी को लिख दिया है, हमने नहीं किताबों में लिखा है, हमने ये आपकी सरल भाषा, सहज भाषा के लिए यहाँ पे लिख दिया है। फिर असामान्य अणुभार, असामान्य अणुभार क्या होता है, तो असामान्य अणुभार वियोजन या संयोजन की स्थिति में यौगिकों का अणुभार परिवर्तित हो जाता है, मतलब कि वियोजन या संयोजन की स्थिति में यौगिकों का अणुभार परिवर्तित हो जाता है, प्राप्त नया अणुभार असामान्य अणुभार होता है। मतलब कि कोई भी आपके साथ, आपके पास अणु है, जब उसमें आप कुछ भी मिलाएंगे या उससे कुछ निकालेंगे, तो उसमें क्या होगा, जो उसका भार था बदल जाएगा, तो उसी को यहाँ पे असामान्य अणुभार कहा गया है। तो इतना ही आपका चैप्टर था, हमने बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत शानदार, बहुत जानदार तरीके से आपको ये चैप्टर पढ़ाया है, कंप्लीट कराया है, बेसिक से बेसिक हर चीज हमने आपको बता दी। इतने भी आप इससे नीचे लेवल तक का नहीं सीख सकते, कहीं पे भी यूट्यूब पे ये वीडियो ही नहीं पड़ा है कि वहां पे आप जाके इसको सीख लें। तो भैया जी सभी लोगों को इसको शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, और अपने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, जहाँ कहीं भी चाहे वहाँ आप इसको डाल सकते हैं, भेज सकते हैं, सभी को इसके बारे में बता सकते हैं। फिर दोस्तों अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।